की देवी माँ सरस्वती, परम सम्मानित हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर MS रावत जी, प्रोफेसर DS नेगी जी, प्रोफेसर अशोक कुमार जी, प्रोफेसर अभय कुमार जी और आगंतुक अतिथि और सम्मानित PhD स्कॉलर और मेरे प्रिय छात्र साथियों, जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस पर हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता है। तो मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में अपने विचार आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा जो भाषण का जो तरीका रहेगा, मैं दो तरीकों में इसको रखूंगा। पहला, मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में आप सबके बीच में अपनी बात रखूंगा, और दूसरा, आज जो महान विभूति हैं जिनका जन्म मनाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे श्रीनिवास रामानुजन जी, उनके बारे में अपनी बात मैं यहाँ पर रखूंगा। सबसे पहले मैं गणित के बारे में बोलना चाहता हूँ। जितना मैंने अभी तक अध्ययन किया है MSc तक, तो गणित की मुझे जो एक परिभाषा जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, मैं उसको बोलता हूँ कि गणित विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम गणना संबंधी कार्य करते हैं, और इस गणना का यहाँ पर हमें व्यापक अर्थ समझना जरूरी है। गणना का मैं इसको हमारे सोचने के तरीके से समझता हूँ, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम किसी काम को करने के लिए हमारे सोच विचार बहुत जरूरी होता है। यहाँ तक कि जैसे हम उदाहरण लें, अगर हमें यहाँ से कहीं घूमने के लिए जाना है, हमें कोई ट्रिप की अगर हमें तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि वो स्थान ठंडा है या गर्म, वहाँ जाने के लिए हमें किस प्रकार से कपड़े रखने होंगे, किस प्रकार से हमें और क्या क्या सावधानियां वहाँ रखनी होंगी। तो इन तमाम हमारे जीवन के अंदर जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं, हम उन सभी चीजों में सोच विचार का काम करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस, क्योंकि हम देखते हैं गणित की चाहे जितनी भी विज्ञान की चाहे जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री ले लो, हम देखते हैं जैसे जो फिजिक्स है, फिजिक्स अपने आप में पूरी एक अप्लाइड मैथमेटिक्स ही है। फिजिक्स बिना मैथ्स के कुछ नहीं है। फिजिक्स के जितने भी हम कॉन्सेप्ट अगर हम समझाने का प्रयास करें, तो वो मैथ्स की सहायता से हम किए जाते हैं, कैलकुलस के माध्यम से वो सारे काम किए जाते हैं। इसीलिए एक प्रसिद्ध गणितज्ञ न्यूटन ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। जो साइंस के जो नियम होते हैं, वो नियम जिस भाषा में लिखे जाते हैं, उस भाषा का नाम गणित है। तो आज इस बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं अपने प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं, उन्होंने किस प्रकार से वैश्विक गणित को अपना योगदान दिया। हम हमारे बीच में बात आती है कि ग्रीक मैथमेटिक्स हुए और मिस्र की कुछ सभ्यताएं भी जिन्होंने गणित का प्रारंभिक योगदान किया, लेकिन मैं आप सबके बीच में ये बात अपनी रखना चाहता हूं कि हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व के सामने अंक गणित दिया। 0 से लेकर 9 तक की वो जो प्रतीक हमने संख्याओं को दिए, वो विश्व में इससे पहले कभी नहीं आए थे, क्योंकि जो अन्य जो यूरोपीय देश थे, उनके पास किसी संख्या को काउंट करने के लिए जो नंबर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, संख्याओं का जोड़ घटाना बहुत ही जटिल होता था। भारत ही वो पहला ऐसा देश है जिसने विश्व के सामने ये नंबर छोड़ी थी, 0 से लेकर 9 तक की अंकों को, जिसने पूरे गणित के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसी प्रकार तमाम, जैसे त्रिकोणमिति की बात हो, त्रिकोणमिति को आर्यभट्ट ने यहाँ पर खोजा। शून्य की चाहे आविष्कार हो, चाहे इन्फिनिटी के बारे में हो, क्योंकि जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन शून्य और अनंत की बात करता है, और दशमलव प्रसार की बात हो, तमाम सारी चीजें हमने विश्व के गणित को दी। उसमें हम धीरे धीरे, जैसे आर्यभट्ट के बाद आर्यभट्ट प्रथम हुए, आर्यभट्ट द्वितीय हुए, उसके बाद भास्कराचार्य जी ने सबसे पहले अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित बोलते हैं, उसको पूरे विश्व के सामने रखा। और न जाने तमाम कितने सारे हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, उसमें सर्वे सूत्र आते हैं, और हम जानते हैं कि बौद्धायन प्रमेय, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले बौद्धायन जी ने वो प्रमेय दे दी थी, तो बौद्धायन प्रमेय हो गई। श्रीधराचार्य सूत्र हो गया, जिसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। तो ऐसे तमाम सारे योगदान हमारे भारतीय गणितज्ञों ने दिए, और मैं आपके सामने 2 श्लोक रखना चाहता हूँ। इन श्लोकों के माध्यम से आप सबके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि भारत के लोग गणित शास्त्र को किस प्रकार से मानते थे। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो तथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जिस प्रकार मोर के शिखा में उसके जो टॉप होता है, वहां पर उसकी जो शिखा होती है, मयूर के ऊपरी स्थान में, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो तथा, और तमाम प्रकार के सांपों में जिस प्रकार से जिस सांप के पास मणि होती है उसको प्रधान माना जाता है, उसी प्रकार तमाम वेदांत शास्त्रों में गणित शास्त्र प्रधान है। तो इस सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत गणित शास्त्र को कितना महत्व देता था।
दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, यत् सर्वतम गणितम सर्वत्र भवति। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं में गणित का कुछ ना कुछ योगदान है। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसमें गणित का योगदान ना हो। तो इस प्रकार से मैंने अपनी पहली बात आपके बीच में रखी कि किस प्रकार भारतीय गणितज्ञों का योगदान पूरी वैश्विक गणित के अंदर था। अब मैं अपने भाषण के दूसरे चरण में आता हूँ, जिस पर मैं आज इनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे महापुरुष श्रीनिवास रामानुजम अयंगर जी, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर में हुआ था और इनके पिता का नाम कोमलतम, इनकी माता का नाम कोमलतम और पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था। इनके बचपन की एक घटना आती है कि जब ये बहुत छोटे थे तो प्रारंभिक 2-3 सालों तक इनकी आवाज नहीं आई। तो घर वालों को ये लगा कि रामानुजन है, ये कहीं गूंगे ही न रह जाएं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो बालक है ये एक दिन विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ बनेगा। धीरे धीरे इनका बचपन जैसे ही आगे बढ़ता गया और इनके चमत्कार विश्व के सामने आते रहे। जब ये प्रारंभिक ये अपने स्कूल के जब एक बार ऐसी घटना आती है कि जब एक बार ये मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ ऐसा था कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो रामानुजन को भी प्रसाद दिया गया, उसमें कुछ इलायची के दाने थे वो उनको दिए गए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने काउंट किया उस पात्र का, उन्होंने ऐसे मेजरमेंट किया और उसके बाद उन्होंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आज ऐसा है कि 4-5 कुल जो श्रद्धालु आ रखे हैं उनकी संख्या इतनी है और जो ये प्रसाद है ये 5-6 लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। तो पंडित जी ने बड़े हैरान होकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम कर रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसे चले गया। तो रामानुजन वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो 5-6 लोगों को प्रसाद नहीं मिलता है। तो वहाँ पर सभी लोगों के बीच में अचरज का कारण बन गया कि इतना छोटा बालक और इस समय इतनी खतरनाक गणित कैसे कर सकता है। धीरे धीरे एक स्कूल की उनकी घटना आती है कि जब वो कक्षा 6 के अंदर पढ़ते थे तो एक बार शिक्षक थोड़ा पढ़ाने में कुछ थक गए होंगे, तो शिक्षक ने बच्चों को बोला कि भैया ऐसा करो कि 1 से लेकर 100 तक के जो अंक हैं इनको आपस में जोड़ दो, क्योंकि जैसी गणनाएं हम धीरे धीरे आगे जोड़ेंगे तो काफी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन रामानुजन क्योंकि जब वो छोटी उम्र में भी थे वो बड़ी कक्षा के मैथ्स भी सॉल्व कर देते थे, तो वो एपी को जानते थे। तो 1 से 100 की गिनती उन्होंने एपी के माध्यम से तुरंत कर दी और उनका आंसर वो सर के सामने ले गए। सर बड़े अचंभित रह गए कि इतना छोटा बालक और इस प्रकार के गणितीय सूत्र जानते हैं, कक्षा 10वीं के गणित के सूत्र जान रहा है। धीरे धीरे और जब इनकी ये प्राइमरी एजुकेशन के दौरान, अपने 10th तक की एजुकेशन के दौरान इन्होंने पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया। इसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप को लेते हुए ये अपना 11th-12th कर रहे। लेकिन अब तक रामानुजन ऐसा गणित में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो केवल गणित ही पढ़ते थे। कोई अगर उनका कॉलेज का विद्यार्थी आएगा, कोई आएगा, उससे वो कोई किताब मांग लेते थे और उस किताब से उसको पढ़ते रहते थे। जिसका नुकसान इनको ऐसा हुआ कि अन्य जो विषय थे, चाहे सामाजिक विषय हो चाहे अन्य विषय होंगे साहित्य संबंधी, इन विषयों में इनके ये फेल होते गए और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जिसके कारण ये अपनी 12वीं भी पूरी नहीं कर पाए और इनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। और रामानुजन एक बहुत ही निर्धन परिवार से आते थे, जिसके कारण इन पर तमाम प्रकार के संकट आने लगे, क्योंकि इनकी 12वीं पूरी नहीं हुई, कोई डिग्री भी इनके पास थी नहीं, तो इनका जीवन अब काफी कठिन होने लगा। और इस बीच क्या होता है कि 1908 और 9 में इनकी माता पिता इनकी शादी कर देते हैं जानकी नाम की कन्या से। अब वो जानकी होती है, वो 12 साल की उसमें छोटी सी बालिका रहती हैं। अब इनके घर वाले कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अभी तक गणित में तुमने जितना भी योगदान कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारी एक पत्नी है, अब परिवार के लिए तुम्हें भी कुछ आजीविका प्राप्त करनी होगी, कुछ तुम्हें कमाना होगा। अब रामानुजन के पास एक संगठन भी आ गया। तो अब इनके पास था क्या, डिग्री कुछ थी नहीं, इनके पास कुछ थ्योरम इन्होंने लिखी थी, एक रजिस्टर बना हुआ था और इस रजिस्टर को घूमते हुए मद्रास में घूमते रहे, तमाम जगहों जाते रहे, वहाँ घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी इनको नौकरी नहीं दी। क्योंकि कोई बोलता था कि भाई आप क्या योग्य हैं, वो उनके सामने एक रजिस्टर दिखा देते थे, वो लोग ऐसे पढ़ते थे, उनको किसी की समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो गिरे की पहचान होती है वो केवल जौहरी को ही होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर जो डिप्टी कलेक्टर थे मद्रास के, उनका नाम रामास्वामी अय्यर था। उन्होंने सबसे पहले इनका रजिस्टर देखा, उनको लगा कि इस बालक में कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और उन्होंने पहला जो अपना रिसर्च पेपर है, कुछ 50 रुपए की उनको धनराशि दी और उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर वहाँ की मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पब्लिश कराया, और वो है बर्नौली संख्या की कुछ अनुप्रयोग, बर्नौली नंबर्स पर इन्होंने कुछ अपने पहला रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया। धीरे धीरे जैसे इनकी ख्याति आगे बढ़ी तो इनको वहाँ पर मद्रास में एक क्लर्क की जॉब इनको मिल गई। अब यहाँ से थोड़ा सा इनका भाग्य फिर से चमक गया, क्योंकि जो क्लर्क की जॉब थी
उसमें क्या था कि इनको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता था, काम का बोझ थोड़ा सा कम था। तो इस बीच इनको काफ़ी सवाल करने के लिए समय मिल जाता था। तो बीच में जब इनको समय मिलता था, पहले वो क्लर्क अपना काम पूरा कर लेते थे, समय मिलेगा तो इनके दिमाग के अंदर जो थ्योरम चलती रहती थी, जो आइडिया होते रहते थे, इनको पेपर पे उतारते रहते थे। तो ऐसे ही अचानक एक दिन उनकी कोई गणितज्ञ थे, उन्होंने इनके कुछ पेपर देख लिए और उनको पब्लिश करा, उनको मैथमेटिशियन को भेज दिया ब्रिटेन में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनके पेपर जीएच हार्डी तक, ब्रिटेन में भी तमाम जितने भी चोटी के मैथमेटिशियन थे सब तक इनके पेपर्स गए। तो जीएच हार्डी ने इनके पेपर देखे तो वो थोड़ा सा इनसे कुछ प्रभावित हुए, तो इन्होंने उनसे और पेपर मांगे कि जितने तुम्हारी थ्योरम्स हैं कुछ और भेजिए। उसके बाद जब जीएच हार्डी के पास इनकी कुछ और थ्योरम्स आई तो जीएच हार्डी ने इनको आमंत्रण किया कि आप में कुछ, मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, आप इंग्लैंड आ जाइए और यहाँ हम दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे। तो रामानुजन के सामने जब ये बात आई तो रामानुजन घर छोड़ने के लिए पहले तो इन्होंने इस जो आमंत्रण था इसको अस्वीकार कर दिया। आज इन्होंने घर में जब ये बात रखी तो में थोड़ा युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और उस समय ये मान्यता थी कि जो वहाँ के जो तमिलनाडु के जो ब्राह्मण परिवार का जो बालक है उस समुद्र को लांघकर विदेश नहीं जा सकता। तो बड़ी समस्या हो गई। बंद इनके मन में आ गया कि अब करें तो क्या करें। जीएच हार्डी जी कह रहे हैं कि आपको यहाँ आना होगा, आप तभी आप रिसर्च कर पाएंगे। इनके मन में बड़ी दुविधा। लेकिन रामानुजन एक चीज को मानते थे, इनकी देवी थी, इनकी कुल देवी थी, इनकी इष्ट देवी थी नामगिरी। तो इनके जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये अपनी इष्ट देवी, अपनी कुल देवी के मंदिर के अंदर गए और ध्यानावस्था में वहां पर खड़े हो गए। और ये कहा जाता है कि जब इनकी देवी ने इनको अनुमति दी कि ठीक है रामानुजन तू जाले, इंग्लैंड जाले, ऐसा माना जाता है, तब से रामानुजन ने फिर घर में अपनी माता जी की, पिताजी की, किसी की नहीं सुनी, क्योंकि वो केवल देवी को मानते थे। देवी ने जब उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा संस्कार करके वे अपने ब्रिटेन चले गए। वहाँ इनकी मुलाकात जीएच हार्डी से भी, और इनके जो सलाहकार थे वो लिटिलवुड थे, वो भी ब्रिटेन के उस समय की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत चोटी के प्रोफेसर, उस टाइम के सबसे बड़े गणितज्ञ, दोनों प्रोफेसरों के बीच इनकी बात हुई। अब रामानुजन किस मूड में आए थे? रामानुजन ने तब तक कम से कम 3000 थ्योरम अपनी लिख दी थी एक रजिस्टर के अंदर। तो हार्डी के पास गए तो उनके पास उन्होंने अपना रजिस्टर दिया। तो रजिस्टर के अंदर बोला कि मैं ये थ्योरम्स हैं, मैं इनको प्रूफ कराना चाहता, मैं इनको पब्लिश कराने आया हूँ। हार्डी ने देखा पहले तो वो भी अचंभित रहे, क्या इसने क्या लिख रखा है, इतनी सारी थ्योरम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रूफ किसी के भी नहीं लिख रखे थे, केवल थ्योरम के जो रिजल्ट थे वो अपने पर रजिस्टर में वो रख देते थे। तो उसके बाद जब हार्डी ने कहा कि भैया जी ऐसा है कि अगर तुम्हें रिसर्च पेपर पब्लिश करनी है तो उसके लिए तुम्हें इन थ्योरम्स के प्रूफ भी ढूंढने होंगे। अब रामानुजन ये मानते थे कि जो चीजें मैं जानता हूँ और वो चीज सही है, तो मैं अपना जो समय है उसका ये दुरुपयोग इन थ्योरम को प्रूफ करने में क्यों करूँ। लेकिन बाद में ऐसे संवाद चलता रहा, कैसे ही जीएच हार्डी जी ने और लिटिलवुड ने इनको समझा दिया और उसके बाद इनको प्रूफ में भी लगाया। तो 1914 के अंदर ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर गए। वहां से इनको धीरे धीरे जब ये काम करने लगे तो इनको ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर जीएच हार्डी जी के नेतृत्व में ये ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर इनको पढ़ने के लिए बोला गया। और खुशी की बात यह है कि उस समय के रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने, रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने सबसे छोटी उम्र में, और भारत के प्रथम वो व्यक्ति हैं जिनको रॉयल सोसाइटी का, उस समय बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत बड़ी बात है लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी कि रॉयल सोसाइटी के अंदर किसी भारतीय को स्थान मिलना। तो उसके ये मेंबर बने। उसके बाद धीरे धीरे इनको ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर फेलोशिप दी गई। तो उस समय भी आज तक के वो सबसे कम उम्र के ऐसे गणितज्ञ हैं जिनको फेलोशिप प्राप्त हुई है। तो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर फेलोशिप प्राप्त हुई। तो उसके बाद इनको फेलोशिप प्राप्त हुई और धीरे धीरे वो वहाँ पर काम करने लग गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर प्राइम फ्रैक्शन, प्राइम नंबर्स पर अपनी दी, और इनको बोला भी जाता है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, क्योंकि इनके ज़्यादा से जो थ्योरम के जो रिजल्ट थे वो इन्फिनिटी सम को जानते थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वो सारी चीज़ें, ये जैसे कि इन्फिनिटी की सारे रिजल्ट इनको पता थे। तो इन्होंने सारे रिजल्ट ये करके ये प्रूव कराए। धीरे धीरे इनकी ख्याति वहाँ भी बढ़ने लगी, इनकी रिसर्च पेपर वहाँ पब्लिश होने लगी। इन्होंने प्राइम नंबर्स पे अपने रिसर्च पेपर वहाँ पब्लिश कराए। और मात्र 4 सालों के, आप कल्पना कीजिए कि मात्र 4 साल के अंदर ये किस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर रही होगी कि मात्र 4 साल के अंदर इन्होंने इतने सारे रिसर्च पेपर वहाँ पब्लिश करा दिए। और 1914 से लेकर 1918 के बीच में वहाँ पर रहे। लेकिन वहाँ पर क्या था कि जैसे यहाँ पर एक सात्विक व्यक्ति थे, वहाँ गए कैम्ब्रिज के अंदर, तो वहाँ भी परेशानी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ गए, वहाँ का जो भोजन था, वहाँ के भोजन में मांसाहार का प्रबल बाहुल्य था, तो मांसाहार मिलता था, लेकिन ये तो सात्विक थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्वयं से भोजन बनाते थे, स्वयं से सारा काम करते थे, जिसके कारण इनको काफी परेशानियां भी होने लगी। इन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि गणित की उनको रिसर्च भी करनी थी, घर में उनको टेंशन भी थी, तो इसलिए वो अपनी रिसर्च को ही ज्यादा ध्यान देते थे, अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखा। तो धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य में, इनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लग गया। तो
18 साल में जब ये किसी हॉस्पिटल में तब बीमार हो गए, क्योंकि इनको धीरे धीरे कैंसर की समस्या होने लगी। तो जब इनको कैंसर की समस्या हुई तो ये किसी हॉस्पिटल के अंदर ऐसे अंदर बेड में लेटे के थे। तो जीएच हार्डी जी इनसे मिलने गए। तो जीएच हार्डी जी इनसे मिलने गए तो जीएच हार्डी ने इनको कहा कि यार आज मैं जिस कैब से आया हूँ उसका नंबर बहुत खराब है। तो रामानुजन ने बोला कि क्या नंबर है? तो उन्होंने कहा कि 1729 है। तो रामानुजन ने उनको बताया कि ये खराब नंबर नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही यूनिक नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो 1729 में है ये 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 1729 ऐसा पहला नंबर है। इसी प्रकार के नंबर इन्होंने काफी सारे बने जिनको रामानुजन नंबर भी कहते हैं। तो वहां पर आए और जीएच हार्डी का कहना इनके बारे में यहाँ तक है कि जीएच हार्डी ने उस समय ऐसा किया कि विश्व के अंदर जितने भी गणितज्ञ हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, सबको इन्होंने 100 में से कुछ नंबर देने की इन्होंने की कि मैं 100 में से इनको नंबर दूंगा। तो खुद को उन्होंने 100 में से 25 नंबर दिए, जो लिटिल हुड थे उनको उन्होंने 40 नंबर दिए, लेकिन रामानुजन को उन्होंने पूरे 100 में से 100 नंबर दिए। उनका मानना था कि रामानुजन आज तक आने वाले सबसे महानतम गणितज्ञ हैं, जिनका दिमाग है, जो उनकी बुद्धि है, जिनका कार्य करने का जो तरीका है वो सर्वोत्तम है। और लिटिल हुड इनके बारे में ये कहते थे कि प्रत्येक संख्या रामानुजन का दोस्त है, क्योंकि ये सारे नंबर्स के बारे में इनको इस तरीके का ज्ञान था। नंबर थ्योरी पर इनका इतना ज्यादा काम था कि उतना काम उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो इन्होंने नंबर थ्योरी पर इनकी बहुत सारा रिसर्च है। लेकिन धीरे धीरे जब 1918 में इनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा कि आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ की आपको ठंड भी पच नहीं रही है, क्योंकि उनके फेफड़े के अंदर भी पानी भर गया था और कैंसर भी उनको होने लग गया था। तो 1918 के बाद वो वापस भारत में आ गई और भारत में भी क्योंकि इनका नाम इतना हो गया था तो भारत में इनको मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसर के पद पर वहाँ अपना वो पढ़ाने लग गए। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे और उसके साथ साथ अपने रिसर्च का काम भी वो वहाँ पर कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने लास्ट अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन, मॉक साइन थीटा फंक्शन, ये इन पर इन्होंने रिसर्च किया। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रकार से क्योंकि इनका स्वास्थ्य भारत में आने के बावजूद भी इनका स्वास्थ्य उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। तो जब सुधार नहीं हुआ तो ये क्योंकि इनकी तबीयत लगातार खराब होती लगी, लेकिन इनका गणित के प्रति ऐसा रुझान था कि वो बेड में जब वो वहां पर लेटे रहते थे उस समय वो केवल गणितीय सवाल ही करते रहते थे। लेकिन वो दुख की घड़ी, क्योंकि अब शरीर भी कब तक इनका साथ देता, तो वो दुख की घड़ी आई कि 2020 के अंदर 1920 के अंदर मात्र 33 वर्ष की अल्प आयु में इस महान गणितज्ञ का निधन हो गया। तो अगर ये बोला जाता है कि अगर 33 वर्ष से ज्यादा अगर 40 वर्ष जीते या 50 वर्ष जीते तो गणित के संबंध में जितनी भी और सारी रिसर्च होनी थी वो काफी सारे रिसर्च कर सकते थे। आज तमाम प्रकार के जितने जितने बड़े बड़े प्राइज हैं वो प्राइज वो सारे ले सकते थे। अंत में मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा जो रामानुजन के बारे में है। था एक छोटी उम्र का नौजवान श्रीनिवास रामानुजन है जिसका नाम, भारत माँ की गोद में जन्मा सदी का एक सुपुत्र महान। बचपन में थी कुछ ऐसी लगन, संख्याओं में थी उसकी जान, बड़ी बड़ी समीकरणों को पल भर में कर देता था आसान, असंभव को बना संभव कर दिखाया उसने कर्म महान। हार्डी भी हो गया था अचंभित देखकर उसके परिणाम, जाने कैसे हल करता था सरस्वती माँ का था उस पर अनोखा वरदान, छोटे से जीवन अंतराल में गणित को दे गया एक नई पहचान। हैरान थी दुनिया उसकी योग्यता देखकर महान गणितज्ञ भी करते थे सलाम। उस जैसा न था न होगा कभी अरुण, दिखा दिया उसने करके ऐसा काम। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, आप सभी लोगों ने